हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ कंप्लीट जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ जेफरी चौसर, the father of English poetry. This video going to help you in multiple ways. If you are literature student, this will make your exam topics super easy to understand. So by the end of this video, you will come to know what kind of world Chaucer lived in, how his experiences shaped his poetry, then what the Canterbury Tale is all about, and why Chaucer is still called the father of English poetry. And one more thing, if you want detailed notes related to this video, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के आंसर चाहिए, नोट्स चाहिए, मतलब जो 20 मार्क्स के होते हैं, तो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको उस वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा. ऑल द स्टडी नोट्स विल बी अवेलेबल देयर, सो यू कैन रिवाइज ईजिली एनी टाइम. तो ज्वाइन करने के लिए आपको जो सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है, उसके नेक्स्ट में ज्वाइन का भी ऑप्शन है, आप उसे क्लिक करिए और दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक हियर इज द एज ऑफ चौसर. मीन्स हियर वी विल डिस्कस द वर्ल्ड चौसर लिव्ड इन. तो चौसर जिस पीरियड में रहे हैं, वहाँ पे क्या चेंजेस आया था, या फिर उस टाइम का कैसा एनवायरनमेंट था, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो इट वॉज द टाइम ऑफ 14th century, a time of big change. England was moving from old feudal system to a new money economy. Now what is feudal system? Feudal system means where lords owned land and peasants worked for them. मतलब जो बड़े बड़े लोग थे, जो लॉर्ड्स थे, जो नोबल थे, वो ज़मीन को ओन करते थे, ठीक है, लैंड को ओन करते थे, और जो नीचे के लोग थे, पीजेंट्स थे, वर्किंग क्लास लोग थे, वो उनके लिए काम करते थे. तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था वो चेंज हो रहा था. अब किस में आ गया? मनी इकोनॉमी, जहाँ पे ट्रेड मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कैश, ये सारी चीज़ें आ गई थी. तो अब इनका रोल था और फ्यूडल सिस्टम ख़त्म होने जा रहा था. सो बिकॉज ऑफ दिस अ ब्रांड न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ? मिडिल क्लास का जन्म हुआ. पहले कैसा था? या तो एकदम ही अपर क्लास थे या लोअर. पहले लॉर्ड थे, नोबल थे और पीजेंट थे. लेकिन ये जो रेवोल्यूशन आया, ट्रेड आया, तो उसके वजह से मिडिल क्लास लोग इमर्ज हुए, जिनमें आते हैं मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स. तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हिस्ट्री जैसे यहाँ पे क्यों पढ़ा रही हूँ, तो मैं बता दूँ कि जो कोई भी राइटर होता है, कोई भी पोएट होता है, उनके वर्क को अगर हमें समझना है तो हमें उनके बैकग्राउंड को भी समझना ज़रूरी है, कि वो किस एनवायरनमेंट में रहे हैं, उनका जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, किससे इंस्पायर्ड है. तो इसलिए बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है. सो फ्रेंड्स, देयर वॉज अ ह्यूज शिफ्ट. सोसाइटी वॉजंट जस्ट रिच वर्सेस पुअर एनीमोर. पीपल वर मूविंग अप एंड डाउन द सोशल लैडर. And then came the 3 dramatic events that shook the entire country. मतलब ये जो 3 events थे, उसके वजह से कंट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया. तो जो पहला इवेंट था वो था द 100 Years वॉर. तो ये ऐसा नहीं है कि 100 years तक वॉर कंटिन्यूसली चलता रहा. ये वॉर स्टार्ट हुआ था 1337 से लेकर 1453. मतलब वॉर स्टार्ट होता था, फिर एंड हो जाता था, फिर कुछ साल बाद फिर से स्टार्ट होता था. तो इस तरीके से 100 साल तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वॉर चलता रहा. एंड दिस वॉर मेड पीपल पैट्रियोटिक बट ऑल्सो पुअर. अब वॉर चल रहा है तो कंट्री के इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा ही. बट इंटरेस्टिंगली इट गेव पावर टू ऑर्डिनरी मैन. ठीक है, ये वॉर ने किसको पावर दिया? ऑर्डिनरी लोग को दिया, मतलब जो आम इंसान थे उनको. बिकॉज इंग्लिश आर्चर्स कुड नाउ डिफीट फ्रेंच नाइट्स. जो आर्चर्स थे, जो मतलब एरो से शूट करते थे, वो लोग अब फ्रेंच नाइट्स को डिफीट कर पा रहे थे. फ्रेंच के जो रॉयल सोल्जर्स थे उनको डिफीट कर पा रहे थे. सो फ्रेंड्स, बाय दिस वन थिंग वॉज क्लियर दैट यू डोंट नीड टू बी बॉर्न नोबल टू बी अ हीरो. Then second event that brought drastic change in England was the Black Death. Black Death मतलब जो डेथ प्लेग के वजह से हो रहा था. It was a terrifying disease that killed 1/3 of the population. It sounds awful, in fact it was, but it also gave workers more power. ये जो प्लेग था, मतलब प्लेग के वजह से बहुत लोग जो मर गए, सुनने में तो बहुत ख़राब लग रहा है, लेकिन इसके वजह से जो वर्किंग पॉपुलेशन था उनका डिमांड बढ़ गया. क्योंकि पॉपुलेशन कम हो रहा है तो वर्कर्स का जो डिमांड था वो बढ़ते जा रहा था. तो थोड़े वर्कर्स को बहुत ज़्यादा वेजेस पे करना पड़ता था. एंड दैट स्टार्टेड चेंजिंग सोसाइटी इवन फास्टर. देन थर्ड इवेंट वॉज
the Peasants' Revolt, which took place in 1381. Tired of unfair taxes, poor people rose up and marched to London. Though it failed, it showed something new, that the common man now had a voice. ठीक है, तो जो पीजेंट रिवॉल्ट था वो फेल हो चुका था, लेकिन इसके वजह से एक अच्छी बात ये हुई थी, जो कॉमन मैन थे उनको वॉइस मिला, मतलब वो अपनी बात अब बहुत ही बोल्डली रखने लग गए थे. Now let's zoom into daily life. Towns like London were noisy, crowded, and yes, very dirty. People lived close together and everything happened in public. There was no privacy. There were workers' union who controlled both trade and social life. Now let's talk about people's belief in that period. मतलब उस समय लोग क्या सोचते थे, किस चीज़ पर विश्वास करते थे. So their belief was mix of religion, एस्ट्रोलॉजी एंड ओल्ड साइंस. ये सब चीज़ों का मिक्सचर था. द चर्च रूल्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम एजुकेशन टू मोरालिटी. पीपल ऑल्सो बिलीव्ड इन द पावर ऑफ स्टार्स. मतलब ये एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप, ये सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते थे. दे थॉट दैट द ह्यूमन बॉडी वॉज मेड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ फ्लूइड कॉल्ड ह्यूमर्स. तो वो फ्लूइड क्या था, मतलब रसायन क्या था? ब्लड, पहला है ब्लड, फिर येलो बाइल जो लीवर में पाया जाता है, देन ब्लैक बाइल विच इज़ बिलीव टू बी कम फ्रॉम स्प्लीन. स्प्लीन मतलब एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो पेट के बगल में होता है, और फ्लेम मतलब ये शायद एक तरीके का कफ बोल सकते हैं. तो उस पीरियड के लोग बोलते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो इन फ्लूइड पे डिपेंडेंट है. जो भी मतलब ज़्यादा डोमिनेटिंग है हमारे बॉडी में, हम उसी तरीके से रहते हैं. So friends, now that we understand his world, means जेफरी चॉसर्स वर्ल्ड, कि किस दुनिया में वो रहता था, कैसे लोग थे आसपास. Now let's meet the man himself. अब देखते हैं कि जेफरी चॉसर कैसा था, उसकी क्या पर्सनालिटी थी. तो वो सिर्फ एक ऐसा इंसान नहीं था जो घर पर बैठ के पोम लिखता था. ओके, ही वॉजंट जस्ट सिटिंग एट होम राइटिंग पोम्स. इनफैक्ट ही हैड एन एक्साइटिंग करियर. ही वॉज अ सोल्जर, a diplomat and a royal officials who worked directly under the king. तो चौसर जो है एक सोल्जर था, एक डिप्लोमेट, रॉयल ऑफिशियल जो किंग के अंडर में काम करते थे. तो इसका क्या मतलब है कि ये हर तरीके के लोग से मिलते थे, चाहे वो नोबल्स हो, नाइट्स हो, या फिर ट्रेडर्स हो, या फिर कॉमन पीपल. एंड दैट्स वाई his writing feels so real. Then he discovered writers like Dante, Petrarch and Boccaccio, and they inspired him deeply and he slowly developed his own voice. इनसे इंस्पिरेशन लेकर चौसर जो है वो लिखना शुरू किए. His career as a poet can be divided into 3 periods: French period, Italian period and English period. Now let's look at some of his important works. His early poem, The Book of the Duchess, was written from the dead Duchess. It's a dream vision, sad and beautiful. Then come Troilus and Cressida. It's a tragic love story set in the Trojan War, and this poem is famous because Chaucer's characters are realistic. The character of Cressida isn't purely good or bad. She is human, just like us, torn between love and fear. ठीक है, तो ये जो पोम है वो क्यों फेमस है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो रियलिस्टिक तरीके से लिखा गया है. देन ऑफ कोर्स हिज मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स. तो ये इनका बहुत ही फेमस पोम है, द कैंटरबरी टेल्स. बहुत ही सिंपल आइडिया है बट ब्रिलियंट है, जिसमें एक ग्रुप है जिसमें 29 पिलग्रिम ट्रेवल कर रहे होते हैं, मतलब जो होली प्लेस पर विजिट करते हैं उनको बोलते हैं पिलग्रिम्स. तो वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं कहाँ के लिए? कैंटरबरी के लिए. और ये डिसाइड करते हैं कि एक एक पिलग्रिम्स अपनी एक स्टोरी बोलेंगे. ओके, दे डिसाइड टू टेल स्टोरीज टू पास द टाइम, एंड द होस्ट प्रोमिसेस अ फ्री मील टू हुएवर टेल्स द बेस्ट वन. जो होस्ट है उसने क्या ऑफर किया कि उसे फ्री मील मिलेगा, फ्री का खाना मिलेगा. चौसर हियर प्लान 120 टेल्स but finished only 24, and even that unfinished version shows us a complete picture of medieval period. Now let's move to the general prologue where Chaucer introduces us to his pilgrims. तो ये जो जनरल प्रोलॉग है एक तरीके का कैंटरबरी टेल का इंट्रोडक्शन है, जहाँ पर चौसर ने सारे पिलग्रिम्स का इंट्रोडक्शन दिया है. सो इट बिगिंस विथ अ ब्यूटिफुल स्प्रिंग मॉर्निंग इन अप्रैल. द बर्ड्स आर सिंगिंग, flowers are blooming, and after the long winter people feel a deep desire to go on pilgrimage journey that were both religious and spiritual. And then one by one we meet this incredible crowd of characters. Each person is so alive that you can almost
सी देम, मतलब कैरेक्टर्स को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है कि हम उनको विजुलाइज कर सकते हैं. देयर इज द नाइट, ठीक है, जो नोबल सोल्जर होते हैं वो. सो नाइट इज प्रेजेंटेड एज नोबल, ब्रेव एंड हम्बल. हिज क्लोथ्स आर स्टेन्ड विथ बैटल डस्ट, showing he is genuine and not fake. Then another character is Prioress. Prioress means nun, who acts more like a royal lady, elegant, emotional. और जो इनकी ये पर्सनालिटी है, मतलब कि जो रॉयल है, एलिगेंट है, इमोशनल है, तो ये थोड़ा सा एक नन के कैरेक्टर के लिए फैंसी है. देन अनदर कैरेक्टर इज मॉन्क, हु लव्स हंटिंग एंड लग्जरी. देन फ्रायर मीन्स जो चर्च का मेंबर होता है उसे बोलते हैं. सो जो फ्रायर है यहाँ पे बहुत ही स्मूथ टॉकिंग वाला बताया गया है, लेकिन वो करप्ट है और वो अपना ज़्यादा टाइम जो है वो ट्रेवन में वेस्ट करता है, मतलब कि पब में, ना कि चर्च में. देन वाइफ ऑफ बाथ, a bold, loud and confident woman who has married 5 times and has no shame in speaking her mind. Then parson and plowman, two honest religious brothers who represent goodness and hard work. Then comes Miller, who is rude, strong and a bit of a thief. And finally, the most corrupt of all, the Sumner and Partner. तो समनर क्या होता है, जो रिलीजियस स्पीच देता है, और पार्टनर मतलब कि जो रिलीजियस काम के लिए पैसे कलेक्ट करता है, मतलब कि चंदा कलेक्ट करते हैं. सो वन टेक्स ब्राइब्स, द अदर सेल फेक होली रेलिक्स, एंड टुगेदर दे शो द डार्क साइड ऑफ द मेडिवल चर्च. सो फ्रेंड्स, थ्रू दीज पिलग्रिम्स कैरेक्टर चॉसर होल्ड्स अप अ मिरर ऑफ हिज सोसाइटी. मतलब उसके टाइम पर कैसे लोग रहते थे, मतलब कैसे कैरेक्टर के लोग रहते थे, एक्चुअली में उसे रिप्रेजेंट किया है चौसर ने यहाँ पे, जहाँ पर अलग अलग क्लास के लोग, अलग अलग फील्ड के लोग को उन्होंने प्रेजेंट किया है. एंड अमॉन्ग ऑल दीज स्टोरीज, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज द नन्स प्रीस्ट्स टेल. सो फ्रेंड्स, ऑन द सरफेस इट इज जस्ट अ स्टोरी अबाउट अ रूस्टर नेम्ड Chanticleer and his favorite hen Pertilote. They live in a poor widow's farm. So friends, this is a funny and wise story told by the nun's priest in the Canterbury Tales. One night, Chanticleer dreams that a fox will attack him, and same thing he shared with Pertilote. But she laughs and says, dreams are silly. ठीक है, जो रूस्टर था उसने अपने ड्रीम के बारे में अपनी वाइफ को बताता है, हैन को, कि उसको कोई फॉक्स अटैक करने वाला है, पर वो हंसती और बोलती है कि ये सपने जो है कभी सच नहीं होते. बट लेटर अ रियल फॉक्स कम्स एंड फ्लैटर्स Chanticleer बाय प्रेजिंग हिज सिंगिंग. उसकी आवाज़ की तारीफ करता है और इसके वजह से Chanticleer बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता है. ओके, फीलिंग प्राउड, द रूस्टर क्लोजेस हिज आइज टू सिंग. अपनी आँख बंद करके ये रूस्टर जो है वो गाना गाने लगता है. एंड द फॉक्स क्विकली कैचेस हिम. After the fox caught Chanticleer, he ran away with the rooster in his mouth. The widow and her daughter started shouting and chasing them. ठीक है, विडो और उसकी बेटी उस फॉक्स के पीछे भागते हैं. Then the clever rooster said to the fox, "You are so smart. You should tell those people behind us that they will never catch you." जो लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं उनको ज़रा बोलो कि वो कभी तुमको पकड़ नहीं सकते, कि तुम इतने स्मार्ट हो. Now the proud fox wanted to show off. So he opened his mouth to speak and the rooster quickly flew up into a tree. That is how Chanticleer tricked the fox and saved himself. स्टोरी समझ में आई? जब फॉक्स ने रूस्टर को दबोचा था तो रूस्टर बोल रहा था कि जो हमारे पीछे भाग रहे हैं उनको ज़रा बता दो कि तुम इतने स्मार्ट हो कि वो तुम्हें कभी पकड़ नहीं पाएंगे. और ये बात सुन के फॉक्स को बहुत प्राउड फील होता है और वो शो ऑफ करने के लिए, ये बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है, रूस्टर वहाँ से उसके मुंह से निकल के भाग जाता है, मतलब उड़ के पेड़ पे आ जाता है और इस तरीके से उस अपने आप को बचा लेता है. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट चॉसर स्टाइल एंड लैंग्वेज. सो व्हाट मेक्स चॉसर्स राइटिंग सो स्पेशल? फर्स्ट इज़ हिज विजन ऑफ लाइफ. ओके, उसका लाइफ के लिए जो उनका नज़रिया था वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. चॉसर वॉज ह्यूमरिस्ट, मीन्स ही वॉज ह्यूमरस. ही लुक्ड एट द वर्ल्ड विथ जेंटल आयरनी. He could see people's weakness, but instead of judging them harshly, he smiled at them with understanding. Then his language. Chaucer chose to write in English when most serious literature was still written in Latin and French.
ठीक है, चौसर ने ये गट्स किया कि वो इंग्लिश में लिखेंगे, जबकि ज़्यादातर जो लिटरेचर था उस वक्त लैटिन और फ्रेंच में लिखा जाता था, और ये जो था एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। इसीलिए चौसर को फादर ऑफ लिटरेचर माना जाता है, मीन्स फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड बिकॉज ऑफ हिम English became a respected literary language. He used London dialect, which later evolved into Standard English, the same English we speak today. He also used new poetic forms like the iambic pentameter, that lovely rhythm you hear in English verse, and the heroic couplet where two lines rhymes together. Chaucer could blend courtly elegance with everyday realism, and that is the magic of his poetry. It is a complete picture of life. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने MEG 1 के ब्लॉक 1 से यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरा देखा है, इसका पूरा समरी इसमें देख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय।